नमस्कार। रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे। आज रेडियो केदार के स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान डॉक्टर रमनजीत सिंह जी। आप भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान ICAR का एक उपक्रम है जिसके अंतर्गत आप कार्य कर रहे हैं। आपने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से एग्रोनॉमी की डिग्री 2008 में हासिल की थी। सर, आपका स्वागत है रेडियो केदार में। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। सर के बारे में मैं बहुत संक्षेप में आपको जानकारी दूंगा क्योंकि सर से अभी मुझे बहुत लंबी बात करनी है और करियर की संभावनाएं क्या हैं एग्रोनॉमी में, प्लांट साइंस में और कृषि, उत्तराखंड की कृषि के बारे में अगर हम बात करें तो उस पर सर से एक लंबी वार्ता अभी हमें करनी है। सर के बारे में मैं संक्षेप में कुछ जानकारी आपको दूं। आपकी विशेषज्ञता हिमालय क्षेत्रों में ढलान वाली कृषि भूमि के लिए संरक्षण पर केंद्रित है। आपने एग्रो जियो टेक्सटाइल पर भी शोध किया है जिसका उद्देश्य वर्षा आधारित मक्का गेहूं फसल चक्र में पैदावार को बढ़ाना है। यह रिसर्च सफल हुई। एग्रो जियो टेक्सटाइल्स के प्रयोग से जहां कृषि भूमि का कटाव कम किया जा सका, वहीं मटर, गेहूं व मक्का की फसलों की उत्पादकता क्रमशः 122% और 36% तक बढ़ी। आपके प्रकाशनों में 40 रिसर्च पेपर शामिल हैं जिनमें से 20 राष्ट्रीय और 20 अंतर्राष्ट्रीय हैं। आपने 3 किताबें भी लिखी हैं। कई पुरस्कार और फेलोशिप आपके नाम हैं। इनमें यंग सॉइल कंजर्वेशनिस्ट अवार्ड 2017 और बेस्ट यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2017 शामिल हैं। आपने इंडियन जर्नल ऑफ सॉइल कंजर्वेशन के संपादक के रूप में भी कार्य किया है। सर, आपसे एक लंबे समय बाद वार्ता हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपके साथ पहले भी मेरी लगातार बातचीत होती रही है और कृषि और पौधों के बारे में जानने की हमेशा मेरी जिज्ञासा रही है। सर, तो सर, मैं सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो वैज्ञानिक बनने का जो सफ़र है, जो आपकी पढ़ाई लिखाई है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। सर, वैज्ञानिक बनने का सफ़र मुझे नहीं याद है कि कहाँ से शुरू हुआ होगा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि बचपन में जैसे क्लास में मुझे जो सबसे बढ़िया जो सब्जेक्ट लगते थे वो साइंस और गणित होते थे जी सर। तो उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, बाकी सब्जेक्ट में कम आता था। वो इसलिए इंटरेस्ट आता था क्योंकि सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होते हैं। जैसे कि क्लास में को बताया, जैसे आपको याद आता होगा ना कि एक स्केल के ऊपर वो 3 बीज बांध देते थे जी। फिर उस बीज को पानी में डुबोते थे, आधा गिलास भरा रहता था। तो वो बताते थे कि नीचे का बीज नहीं जमा, ऊपर का बीज जो बीच वाला वो उग गया, उसके अंदर जड़ भी बनी, पत्ती भी बनी, लेकिन ऊपर का बीज वो भी सूख गया। तो मैं जब उस चीज़ को बुक्स में पढ़ता था तो घर आके फिर उसको मैं प्रैक्टिकल करके देखता था। तो उससे मेरे अंदर इंटरेस्ट पैदा होने लग गया कि मैं सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ता था कि मार्क्स मुझे लेके आने हैं, मैं इसलिए पढ़ता था कि कंसेप्ट है क्या ये वाला, इसको क्यों पढ़ा जाए ना, रीज़न क्या है इसके पीछे। तो ऐसे सफ़र शुरू हुआ और फिर उसके बाद में ये चलता रहा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर भी एग्रीकल्चर ऑफिसर थे राजस्थान गवर्नमेंट में। तो हमारे घर से मतलब किसान का मतलब चाहे आप घर से देखो चाहे आप बाहर से देखो, किसान मतलब चारों तरफ रहे हमारे जी। तो शुरू से ही मोटिवेशन मिलता रहा कि कुछ भी करो लेकिन किसानों के लिए आप ज़रूर करो। मैं आपको एक सच बात बताना चाहता हूँ कि 10th के बाद मैं मेडिकल लेना चाहता था जी सर। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि मैं मेडिकल तो नहीं ले पाया, मतलब +2 के बाद में जो भी था। लेकिन कहते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी होती है। आप भगवान से कई बार कंप्लेन करते हैं कि मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला, लेकिन जो आपको लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो भगवान आपको लेके आता है। तो हुआ क्या कि ये मैं इस लाइन में आ गया, एग्रीकल्चर लाइन में, नहीं चाहते हुए भी, मतलब मैं नहीं आना चाहता था, किसी और लाइन में जाना चाहता था, लेकिन मैंने यहाँ के अपने आप को एक्सेल किया और मुझे लगा कि नहीं ये फील्ड बहुत अच्छा है और मुझे इसके अंदर जितना भी इसका हाईएस्ट लेवल होता है, जैसे आपको पता होगा हमारे एग्रीकल्चर में PhD और उसके बाद में आपके उसमें बायोडाटा में और एक चीज़ मिसिंग थी कि भाई मैंने PhD के बाद में एक पोस्ट डॉक फेलोशिप होती है, पोस्ट डॉक्टरेट। तो मुझे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी फेलोशिप दी, आप हमारे यहाँ पर 6 महीने के लिए आओ और कुछ नई रिसर्च आप करके देखो और हमें भी सिखाओ। तो वो भी मैंने 6 महीने का काम वहाँ किया था। तो वहाँ से फिर मेरे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आया इस चीज़ से। और वैज्ञानिक बनने का ये था कि ठीक है, अगर कुछ नई रिसर्च करेंगे, किसानों के लिए कुछ होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। क्योंकि मैं हर बार ये सोचता रहता था कि ओले पड़ गए, बरसात हो गई, किसानों को कुछ नहीं हुआ, इस बार रेट ज़्यादा नहीं मिला, बंजर ज़मीन है, कुछ होता नहीं है। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि मैं महसूस किया कि चाहे किसी भी तरह का दौर रहा हो, चाहे कोविड का दौर रहा हो,
आज का हमारा एआई का दौर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जी सर। लेकिन एक एग्रीकल्चर ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी भी आपकी उसकी वैल्यू कम नहीं होने वाली। जी। आपकी ब्रेकफास्ट की प्लेट से लेके रात को खाने पीने तक, आपके सोने तक, और इवन उसके बाद भी आपका एग्रीकल्चर ही चलता है हमेशा। तो ये फील्ड हमेशा जिंदा रहेगा और इसमें नई नई रिसर्च होती रहेगी। ये नहीं कह सकते कि मैंने सारी रिसर्च कर दी और अब इसके बाद में ख़त्म हो गया, नहीं। हर एक के बाद कुछ ना कुछ नया आता रहेगा और एक्साइटिंग फील्ड है ये वाला। और इस फील्ड के जैसे मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ एक कंप्यूटर पे बैठ के रिसर्च करने वाला, लैब में बैठ के रिसर्च करने वाला ये फील्ड नहीं है। आपको किसानों से भी मिलना है, किसानों की समस्याओं को जानना है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रकृति के संपर्क में आप रहते हो हमेशा। तो एक तरह का इसमें एक्साइटमेंट हमेशा बना ही रहता है इस फील्ड में, ये है। तो यही सब प्रेरणा लेके ही मैं, और आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मेरे फादर भी बीएससी एग्रीकल्चर थे, तो उनकी बुक्स पड़ी हुई थी घर में बहुत सारी। तो मैं उनकी बुक्स को पढ़ता और फिर जाके एक्सपेरिमेंट भी करता था, कभी कुछ करना, कभी ये करना, वो करना। तो वहीं से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वहीं से वो वैज्ञानिक वाला जो था ना बीज, वो जमना शुरू हुआ था वो, थ्योरी से प्रैक्टिकल तक। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि वैज्ञानिक बनने का जो सफ़र है आपने बताया, और जैसा आपने 12th किया था, 12th के बाद आपने क्या स्ट्रीम ली थी सर? इसमें बीएससी एग्रीकल्चर होता है, एक ऑनर्स बोलते हैं इसको, 4 साल की डिग्री होती है ये। लेकिन इस फील्ड में ये होता है कि आपको हर एक लेवल पे एंट्रेंस टेस्ट देने होते हैं। जैसे आपने +2 की, तो आप +2 चाहे आप साइंस में करी हो, चाहे मैथमेटिक्स में करी हो, इवन कुछ स्टेट में तो एग्रीकल्चर में भी आपकी +1 और +2 होती है। तो वो बच्चे जो हैं वो इस लाइन में आ सकते हैं, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो बिना एंट्रेंस के भी लेती हैं, पर वहाँ पर ज़्यादा आपको सीखने को नहीं मिलता। तो मैं आपके जो रेडियो केदार के श्रोता हैं, जो बच्चे भी अगर सुन रहे हैं मेरी बात को, तो मैं उनसे ये सलाह देना चाहूँगा और उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जब भी आपको मौका मिले बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स कीजिएगा, जो 4 साल की होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि इसमें जो आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है, जो आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ से अगर आप डिग्री करते हैं तभी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अदरवाइज़ तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, खुरपी भी नहीं उनके पास दिखाने को, लेकिन डिग्रियाँ दे रहे हैं वो। तो आप वहाँ पर अपना पैसा ना वेस्ट करो, अपना समय ना बर्बाद करो, क्योंकि 4 साल के बाद में आप उस स्टेज पे पहुँच जाते हो जहाँ ना आप पीछे जा सकते हो ना आगे जा सकते हो। तो अगर एग्रीकल्चर में आना है आपको, तो आपको एक्सेल करना है और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अच्छी यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जैसे उत्तराखंड की बात करें तो पंतनगर यूनिवर्सिटी टॉप पे है, बरसार भी है, इसके अलावा आपकी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में भी है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है। मतलब हर स्टेट में 1 या 2 यूनिवर्सिटी जरूर होती हैं जहाँ से आप डिग्री करें। जी सर। उसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते हैं, उसमें सिंपल एग्रीकल्चर के और साइंस के क्वेश्चन होते हैं, मेरिट बनती है। इवन आपको मैं और बताना चाहूँ, जो हमारा ICR है वो तो जो टॉप के बच्चे होते हैं उनको फेलोशिप भी देता है। अगर आप घर से थोड़े आर्थिक कमज़ोर है, आपकी इतनी अच्छी वो नहीं है कि आपके मम्मी पापा आपके लिए फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इतनी स्कॉलरशिप हैं, बस आपको पढ़ना है और अच्छे से उसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। बिल्कुल सही। और सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि बीएससी एग्रीकल्चर, उससे जुड़ी हुई बहुत सारे आपने विश्वविद्यालयों का नाम भी लिया, फेलोशिप भी आपने जानकारी दी। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद MSc, हाँ जी, MSc, उसके बाद PhD, फिर PhD। तो सर इसमें जो करियर की जो संभावनाएं हैं, क्योंकि पढ़ाई तो हो गई, उसके बाद करियर कहाँ है? इसमें आपकी लगातार पढ़ाई होती रहती है, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है कि आपको कहीं भी, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने सारी पढ़ाई ख़त्म कर दी। आपने BSc कर ली, आपको फिर एंट्रेंस टेस्ट देना है। अगर आप चाहते हो कि मैं BSc करके जॉब करना चाहूँ तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो जैसे कितनी सारी हमारी पेस्टिसाइड कंपनी है, फर्टिलाइज़र की कंपनी है, जैसे आपने नाम सुना होगा इफ़को, क्रिबको, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र्स। इवन आपके जो कई सारे बैंक के अंदर भी जो इस तरह के जॉब होते हैं जो एग्रीकल्चर को प्रेफर करते हैं। मैं बोलता हूँ कुछ भी नहीं, अगर आप किसानी भी करना शुरू कर दो BSc एग्रीकल्चर करके, तो वो भी आप अच्छे से कर सकते हो। आप अपना मार्केटिंग का जो काम कर सकते हो, और नहीं तो आपकी तरह एक रेडियो का क्या नाम, एग्रीकल्चर के पत्रकार भी बन सकते हैं इसमें। बिल्कुल सर। तो संभावनाएं बहुत है। उसके बाद आपने एंट्रेंस टेस्ट देना है, फिर आपको इसमें से एक स्पेशलाइज फील्ड चूज़ करना होता है। जैसे मैंने एग्रोनॉमी चूज़ किया। एग्रोनॉमी में क्या होता है कि आपको जो फील्ड क्रॉप्स होती हैं, मतलब जो फसलें हम जैसे धान, मक्का वगैरह सभी लगाते हैं, उसको कैसे रिसर्च करनी है उसके बारे में जानना होता है। अब जैसे श्रोता कह रहे होंगे तो सबको पता है, जो हमारे किसानों को तो पता ही है इसमें जानना क्या होता है ना, लेकिन उसके अंदर साइंटिफिक फैक्ट जो होते हैं ना, उनको जानना ज़रा ज़रूरी होता है। कि आप कहेंगे मक्का जो है वो अगर आप ठंड में लगाएंगे तो सिंपल सी बात है नहीं होगी, लेकिन क्यों नहीं होगी ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको एक स्पेशलाइज फील्ड लेना होता है। इवन इसके अलावा हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर के अंदर भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं। आपके फ्रूट उसके अंदर अलग से आते हैं, फल जो होते हैं, सब्जियों का अलग होता है, फूलों का अलग होता है, लैंडस्केप का अलग होता है।
पोस्ट हार्वेस्ट का फिर अलग होता है। फिर इसके अलावा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स होता है, उसके अंदर आपको जैसे नई नई वैरायटी कैसे डेवलप करोगे उसके बारे में पता करना होता है। मतलब आप मान लो कि कम से कम 25-30 सब्जेक्ट भी स्पेशलाइजेशन में होते हैं। फिर उसमें आपने इंट्रेंस टेस्ट देना है। उसमें जो टॉप लिस्ट में जो बच्चे आते हैं, इसका ICAR के लेवल पे टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। मैंने भी दिया और मैंने भी टॉप किया। फिर मुझे जो आपने नाम लिया था कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो पूसा के नाम से बड़ा फेमस है, वहाँ पर हमें पढ़ने का मौका मिला। वहाँ ज़्यादा सीट नहीं होती है, मुश्किल से MSc में 2 या 3 सीट होती हैं पूरे इंडिया से। तो जब आप वहाँ पर जाते हैं तो फिर आपको फेलोशिप मिल जाती है। आप घर से फिर आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्टल इतने बढ़िया होते हैं, इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है आपको वहाँ जाके। साइंटिस्ट जो हैं वो आपको पढ़ाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा आती है, आप अच्छे से सीख सकते हैं, एक नया एक्सपोजर मिलता है। तो इस तरह से आपकी MSc हो जाती है। अगर आप चाह रहे कि MSc के बाद मुझे जॉब ही करना है, पढ़ना नहीं आगे, तो आप वहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद में आपके लिए जैसे सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज, जिसमें वैज्ञानिक बनते हैं, जैसे मैं हूँ। जी सर। तो ICAR के अंदर अगर आपको वैज्ञानिक बनना है तो MSc करके फिर आपका एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं ARS। तो उसमें आपका टेस्ट में आपको फिर जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू होता है, फिर उसकी टॉप लिस्ट बनती है, फिर उसमें 4 या 5 सीट होती हैं 1 साल में बड़ी मुश्किल से। तो फिर आप साइंटिस्ट लाइन में आ जाते हैं। और लेकिन इसमें आगे अगर आपको प्रमोशन करना है तो फिर आपको PhD करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सर अभी आप बता रहे थे कि किसान परिवार से जुड़े हुए हैं और खेती को अपने आसपास देखा है, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कृषि ही हमारे जीवन के जितने भी आयाम हैं सबसे कहीं ना कहीं लिंक करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप खेती किसानी से आप लैब तक पहुँचे, तो जब पहली बार जब आप लैब में पहुँचे क्या महसूस कर रहे थे? क्या आपको याद आ रहा था वो अपना खेत, वो खलियान? बिल्कुल याद आता है। और उस समय ये लगता है कि जब कोई साइंटिस्ट ज्वाइन करता है तो बहुत सारे सपने लेके ज्वाइन करता है। मतलब उसके पास इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। जी सर। उसको लगता है अब तो मैंने आसमान को प्राप्त कर लेना है बस। जी सर। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कतें आती है इनिशियल लेवल पे, उस तरह का नहीं जो आप सोच के आते हो वैसा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपको बहुत सपोर्ट मिलती है। आपके जो सीनियर जो कलीग होते हैं वो आपको गाइड करते हैं। आपके दिमाग में ना कई सारी वो पहले से योजनाएं चल रही होती हैं कि मैं इस एरिया में जैसे आया हूँ, तो 1-2 साल तो आपको समझने में टाइम लगता है। जैसे पहाड़ तो मैं कहूँगा कि इसको तो समझने में चाहे जितना मर्जी साल लगा दो, अब तब भी समझ में नहीं आते वो। आप उसमें जाएंगे, किसानों से मिलेंगे, बात करते हैं उनसे, उनकी समस्याओं को लेके आते हैं। जैसे आपने एग्रो जियो टेक्सटाइल की बात की थी बीच में एक बार, तो उसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने हम लोग देहरादून के किसानों से मिलते थे, तो वो क्या करते थे, जैसे मक्का की खेती करते हैं, फिर उसके बाद में आपका ये गेहूँ की खेती करते हैं। उसके बीच में जिन किसानों के पास में सिंचाई की सुविधा होती है वो मतलब मटर की खेती करते हैं वो लोग ना, मतलब मटर लगा लेते हैं। जिनके पास सिंचाई नहीं होती वो कहते हैं मटर लगाएंगे तो हमारा गेहूँ नहीं हो पाएगा। तो जबकि आप देखा होगा मटर की खेती से बहुत ज़्यादा आपकी इनकम भी मिलती है और भूमि भी उससे मजबूत होती है। अब हमने ये सबसे बड़ा क्वेश्चन लिया कि हम 3 फसल क्यों ना ले लें, अब करें क्या इसके अंदर। फिर हमने जब एनालिसिस किया तो ये देखा कि भी बरसात में तो इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि संभालना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद जो है वो बारिश होती नहीं है। अक्टूबर से आप देखो, जैसे अभी आप देख रहे होंगे, फिर ये बारिश आपकी गायब हो जाएगी। फिर तो मतलब कभी कभार 1-2 बारिश होगी तो बहुत बड़ी बात है। तो हमने क्या किया, जितना भी बारिश का पानी था उसको, जैसे ढाल वाले खेत होते हैं, अगर हम उस पर कुछ भी अगर ट्रीटमेंट ना करें तो सारे का सारा पानी या मतलब 60% तक जो है वो आपका पानी रुकता है, बाकी सारे का सारा बह जाता है। इसमें ये होता है। तो हमने क्या किया, क्यों ना इस पानी को हम मिट्टी के अंदर ही रोक लें। तो हमने क्या किया, जैसे जियो टेक्सटाइल की बात कर रहे हो, ये रिसर्च अभी इंडिया में हुई नहीं थी ये वाली, तो ये फॉरेन कंट्री में रिसर्च थी। उसको हमने अपने अकॉर्डिंग ढाला, फिर हमने ट्रीटमेंट बनाए, फिर उसको हमने ये वाला उसमें ट्रीटमेंट लगाए बरसात में। तो उससे क्या हुआ कि ज़्यादातर मतलब 90% तक जो है 90% पानी जो खेत में रुका, मिट्टी कटाव तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो उससे क्या हुआ कि जो आपका सॉइल प्रोफाइल हम बोलते हैं, जो मिट्टी जो आपके नीचे खेत की है पूरी की पूरी वो सैचुरेट होगी, उससे पानी अंदर उसके रह गए। जैसे घड़े में पानी भर लेते हैं उस तरह से पानी रहा उसमें। तो ये पानी से फिर हमने मटर की खेती स्टार्ट की। मटर के बाद में फिर गेहूँ भी लगा। तो जहाँ 2 फसल होती थी वहाँ 3-3 फसलें किसानों की होने लगी इससे ये। और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें फिर मुझे एक फेलोशिप मिली। मैं पेरिस में गया, वहाँ जाके अपने रिसर्च को प्रेजेंट किया, उन लोगों ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया इसको। तो इस तरह की रिसर्च को हम आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। क्या सर ये जो एग्रो जियो टेक्सटाइल की अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये महंगा नहीं है क्या सर? नहीं, ये देखो, मैं जो आपसे बात कर रहा था कि जो फॉरेन में जो रिसर्च हुई थी, जो विदेश में हुई थी, वो बहुत महंगी थी। वो हमारे किसान इतने नहीं हैं कि भाई वो इतने खर्चा कर सकते हो। तो हमने क्या किया, उसका जो यहाँ का जो हमारे जैसे पहाड़ में जो ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ घास होते हैं या फिर मक्की का जैसे छोर होता है, चाहे धान का छोर होता है,
तो हमने एक घास होता है यहाँ पर, उसको नरकुल बोलते हैं, रोडोडोनिक्स भी बोलते हैं उसको। वो किसी काम का नहीं होता है, वो ऐसा होता है कि उसको पशु भी नहीं खाते, वो छप्पर बनाने के ज़्यादातर काम में आता है ये वाला जो है। तो उसकी हमने ये जियो टेक्सटाइल बनाई। जियो टेक्सटाइल का जैसे हिंदी में अगर अनुवाद करेंगे तो ये होता है भू वस्त्र। ठीक है सर। आपने देखा होगा अभी बरसात हो रही है, अगर आपके उसके ऊपर कुछ भी ज़मीन के ऊपर नहीं रखा हुआ तो पूरी की पूरी मिट्टी बह जाती है। तो हमने क्या किया, उस जो धरती माता जो थी उसको हमने क्या किया कि एक तरह से ढक दिया। आपको पता होगा कि जो हमारे पुराणों में लिखा है, वेदों में भी लिखा हुआ है कि जो पौधा अपना होता है उसका जो ऊपर का जो 1/3 जो हिस्सा होता है वो आदमी के लिए है, बीच का जो 1/3 हिस्सा है वो पशु के लिए है, और जो सबसे नीचे का जो 1/3 हिस्सा जो है वो आपका ज़मीन को वापस करना है, भूमि को वापस करना है आपने। तो इसी को हमने लेके अपनी रिसर्च शुरू की। हमने जो गेहूँ था, जो इसके पहले हम मक्की के लगाते हैं, उस गेहूँ को हमने आधा जो फिट के ऊपर से काटा। एक तो आपका वो पूरे के पूरे खेत के अंदर जो है एक तरह की मल्चिंग हो गई। जी सर। उसके बाद में फिर हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट में करके देखा था, तो उसमें हमने एक अंतराल के ऊपर ये जियो टेक्सटाइल लगा दिया। जो भूवस्त्र जो होते हैं, जो घास के बने थे, वो घास किसी काम का भी नहीं है। जी सर। अगर हम किसानों से ये कहें कि भी धान का बनाओ, पहाड़ का किसान नहीं बनाएगा, मक्की का कहो, मक्की का नहीं बनाएगा, क्योंकि वो उसके पशुओं के लिए एक तरह का चारा है। तो हमने ऐसे घास का उपयोग किया जो किसी काम का नहीं था और जो बहुतायत में होता है यहाँ पर। तो उसको करने से क्या हुआ, एक तो आपकी ज़मीन पूरी की पूरी ढकी हुई है, तो बरसात जब उसके ऊपर पड़ती है तो वो मिट्टी बह के नहीं जाती, और फिर बरसात का पानी उसके अंदर रुकता चला गया और इसमें हमारी खेती होती चली गई। सबसे एक और बेनिफिट बताता हूँ, जब ना मिट्टी बह के जाती है आपके खेत से, तो अकेली मिट्टी नहीं जाती, मिट्टी के साथ में खाद, पानी, जो भी आपकी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी बह के नीचे आपकी नदी नालों में पहुँच जाती है, और वो एक तरह का प्रदूषण भी करती है वहाँ जाके वो। तो जितनी आपकी अगर खेत की पैदावार कम होती चली जाएगी तो आपको और ज़्यादा उसके अंदर खाद और ये आपकी जो उर्वरक हैं ये डालने पड़ते हैं। तो उस केस में क्या करना है, जब खेत से बह के नहीं जा रहे जो आपके पोषक तत्व हैं, तो आपको कम डालने पड़ते हैं। और जो मैं आपको बता रहा था, जो हमने भूवस्त्र इस्तेमाल किए, ये जब बरसात ख़त्म होती है तो क्या होता है, वो गल जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, वो खेत के अंदर ही मिल जाते हैं। तो इससे मिट्टी की जो है उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। तो ऐसा करके खेत की लागत भी कम होगी आपकी। क्योंकि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से किसानों को भी बताना चाहूँगा कि हमने शोध करके देखा हुआ है कि जो बरसात के लिए आप खेत तैयार ना करें, मतलब जो पिछले खेत के अवशेष हैं उसके बीच में सीधी आप मक्की की जैसे आप खेती करते हो, हल्के पीछे बीज डाल के करो। क्योंकि जब ना मिट्टी लूज हो जाती है, मतलब एक तरह से जैसे आप हल चला देते हो तो मिट्टी बह जाती है। तो उस मिट्टी को बहने से बचाने के लिए आप खेत में उस समय हल ना चलाओ, लेकिन जैसे ही आप बरसात जैसे ख़त्म हो रही है, अक्टूबर के मंथ में ख़त्म हो जाएंगी, तो उस समय आप खेत में हल चला के उसके ऊपर पाटा लगा के मिट्टी को, नमी को सुरक्षित कर दो। आपने जो रिसर्च की है उसमें संरक्षण कृषि, हाँ जी, हाँ जी, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि जैसे हिमालय क्षेत्र की ढलान वाली ज़मीन के लिए संरक्षण कृषि, इस पर आपका रिसर्च है सर। तो ये संरक्षण कृषि है क्या, इसको बहुत आसान शब्दों में जानना चाहेंगे सर। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो संरक्षण का मतलब आप समझते हैं कंजर्वेशन एक तरह का है, मतलब मिट्टी क्या है कि हाँ हर समय पे ढकी रहनी चाहिए। क्योंकि जब मिट्टी ढकी रहेगी तो एक तो उसके ऊपर जो बरसात की बूंदों का प्रभाव कम होता है, सीधी धूप नहीं पड़ती है, और जब वो मिट्टी ढकी रहती है तो नीचे उसके जो सूक्ष्म जीव जंतु जो होते हैं वो अपनी क्रिया चलाते रहते हैं। आपने देखा होगा जहाँ घास पड़ा होगा उसके नीचे केंचुए बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, चींटियाँ मिल जाएंगी, और भी नई तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो पूरे का पूरा इकोसिस्टम जो है वो डेवलप होता रहता है। एक तो क्या करना, संरक्षण खेती के 3 प्रिंसिपल होते हैं, मतलब 3 सिद्धांत सबसे बड़े हैं। एक तो आपने हमेशा ज़मीन को ढक के रखना है। दूसरा आपने क्या करना है कि उसको कम से कम उसके अंदर हल चलाना है, जितना हो सकता है कम से कम। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं चलाना, जितना कम से कम हो सकता है उतना चलाना है। और तीसरा क्या है कि उसमें ऐसी दलहनी फसलों को आपने समाहित करना है। जैसे आप देखा होगा मक्का के बाद आपका गेहूं लगता है, फिर गेहूं के बाद फिर मक्का, फिर गेहूं, तो दाल वाली फसल उसके बीच में आती नहीं है। जैसे हमने क्या किया था, मटर की फसल को बीच में लगाया। कुछ किसान उड़द लगाते हैं, कुछ सोयाबीन लगाते हैं। तो दलहन की फसलों में क्या होता है कि जो उसके पत्ते नीचे गिरते हैं, और फिर आपको तो पता ही है कि जैसे दलहन की फसल को आपकी यूरिया की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपनी जो नाइट्रोजन जो उसकी पोषक तत्व वो खुद ही वातावरण से ही लेके उसको बनाते हैं वो। तो उससे क्या होता है कि जो वातावरण का जो नाइट्रोजन है, जो खाद है, वो आपकी ज़मीन में चली जाती है। तो उससे आपकी भूमि की उपजाऊ शक्ति भी मजबूत होती है। फिर आपने देखा होगा मक्का और गेहूँ, चाहे आपका धान है, ये सब एक ही कुल के वो फसलें हैं। जब आपने उसमें दलहन की फसल को इंक्लूड कर लिया तो क्या होता है कि फसल का आपका उसका जो रोटेशन है वो आपका बीच में टूट जाता है। तो एक नई फसल आने से फिर जंतु और ये जीव जंतु जो इंसेक्ट पेस्ट जो कीड़े मकोड़े हैं ये भी बदल जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ों का जो रोटेशन है, तीनों सिद्धांतों का जो एक जगह आप इकट्ठा करते हो, उससे आपका जो मिट्टी का जीवांश पदार्थ होता है, जो ऑर्गेनिक कार्बन, वो बढ़ता है।
और यही संरक्षण कृषि है। सर, जैसे कि संरक्षण कृषि के बारे में आप बता रहे हैं, जितना कि मैं जान पा रहा हूँ, खेती का एक और, जैसे जैविक खेती की हम बात कर रहे हैं, अब प्राकृतिक खेती की तरफ भी हम जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्राकृतिक खेती को जंगल का सिद्धांत कि जंगल में ना तो आप हल चला रहे हैं, ना वहाँ आप कोई बीज डाल रहे हैं, लेकिन जंगल फल फूल रहा है। बिल्कुल। तो क्या कितनी समानता है सर? बिल्कुल समानता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि संरक्षण कृषि, उसमें मैंने बोला ना कम से कम हल चलाना है। आपने देखा होगा कि जंगल में कोई हल नहीं चलाता, फिर भी वनस्पति उगती है, आपके घास उगते हैं, सब कुछ उगते हैं। तो उसी सिद्धांत का ही हमने उसका उपयोग किया है। जैसे आप प्राकृतिक कृषि की बात अभी कर रहे हैं, पहले हमारा जो जैविक कृषि की तरफ ध्यान था, अब जो है गवर्नमेंट प्राकृतिक कृषि के लिए कह रही है। तो प्राकृतिक कृषि का ये सिद्धांत है कि आपके जितने भी एक्सटर्नल इनपुट है, कि बाजार से कुछ नहीं लेके आना आपने, घर में गाय है, गाय का गोबर है, उसका गोमूत्र है और कई सारी चीज़ें हैं, आपने जो घर का गुड़ और ये जितने भी बेसन वगैरह सब चीज़ें यूज़ करनी है, तो उसका उपयोग करते हुए जो ऑलरेडी मिट्टी के अंदर इतने जीवांश पदार्थ है, उसमें इतना ज़्यादा आपके जो सूक्ष्म जीव जंतु हैं, उसकी आपने उसको एक तरह से जिंदा करना है। जो मर चुके हैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने से और ज़्यादातर आप जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हो उससे मर जाते हैं वो चीज़ें। जैसे आप देखा होगा, अगर खेत में आप यूरिया भी डालते हो तो जो इतने केंचुए होते हैं वो मर जाते हैं उसकी वजह से। तो इन सब चीज़ों को आपने ज़िंदा रखना और जिससे कि वो आपका जैसा हमारा धरती माता ने हमें दिया है उसको वैसे ही वापस करना। जैसे कि जीरो बजट फार्मिंग, ये वही प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग जो आपकी है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं उसको। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें अभी रिसर्च बहुत कम हुई है और ज़्यादातर हमने जो है यहाँ वहाँ का ही नॉलेज लेके अभी चल रहे हैं। अभी रिसर्च इस पर हो रही है, तो आने वाले समय में ये कैसे बिहेव करेगी अभी इसको हमने समझना जरूरी है। इस पर रिसर्च चल रही है। तो सर, अगर यील्ड के मामले में हम बात करें तो क्या जैविक खेती से ज़्यादा यील्ड है इसमें सर? यील्ड कम है, मैं आपको सही बताऊं। जैसे शुरू के जो आप साल होते हैं, 4-5 साल में आपका उत्पादन कम होता है, लेकिन आपकी लागत कम हो रही है। आपने बाज़ार से कुछ यूरिया नहीं लेके आ रहे, आप खाद नहीं, दूसरी जो पेस्टिसाइड नहीं लेके आ रहे, तो लागत कम होने की वजह से आपका मुनाफा बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको इसमें ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि आपके जहर से मतलब मुक्त होते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर समस्या अब क्यों आ रही है, क्योंकि जितने भी हमारे जो हम गेहूँ खा रहे हैं, चाहे धान खा रहे हैं, उन सब के अंदर आपका जो है मतलब पेस्टिसाइड मिले हुए हैं। अभी रेडियो केदार के स्टूडियो में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रमनजीत सिंह जी से। आप ICAR IISWC में सीनियर साइंटिस्ट हैं, एग्रोनॉमी में आपकी दक्षता है। सर, अभी हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की, जैविक खेती की और पहाड़ की खेती की। जैसा कि आपने अभी एग्रो जियो टेक्सटाइल के बारे में बताया, तो जो एग्रो जियो टेक्सटाइल है ये पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में ही प्रासंगिक है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि ढलान वाली खेती की हम बात कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। सच उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य है, उसमें कृषि के सामने क्या चुनौतियाँ आ रही हैं और उसका समाधान क्या सुझाएंगे सर? राजेश जी, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने महसूस किया सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है जलवायु परिवर्तन की जो इस समय आ रही है। और जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि माइग्रेशन है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो खेत में काम करने वाले जो हैं वो बहुत कम लोग बचे हैं। घर में ज़्यादातर 5 मेंबर होंगे तो 2 ही हैं जो खेत में काम कर सकते हैं। बाकी जैसे आपका कुमाऊँ जो है हल्द्वानी में रह रहा है, उधर के जौनसार के जो हैं देहरादून में रह रहे हैं, गढ़वाल के लोग देहरादून में रह रहे हैं। मानता भी हूँ कि अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो हर आदमी करता भी है। तो उससे भी बड़ी जो चुनौती है वो है आपका जलवायु परिवर्तन। आपने देखा होगा पहले बरसात में इतनी बारिश नहीं होती थी जितनी आजकल हो रही है। अमाउंट जो है वो तो आपका कांस्टेंट है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो आपके रेनी डेज होते हैं, मतलब बरसात के दिन, वो आपके कम हो गए हैं। बिल्कुल सही। बारिश उतनी होती है, एक ही दिन में आपकी 200 mm भी बारिश हो जाती है, 400 mm भी बारिश हो जाती है, लेकिन उसके बाद सूखा पड़ जाता है। अभी आपने देखा ये साल बड़ा ही हमारा एबनॉर्मल रहा, काफ़ी जन हानि भी हुई है इसमें और नुकसान एग्रीकल्चर को तो बहुत ज़्यादा हुआ जिसका आंकलन अभी तक हुआ भी नहीं है। जी सर। तो ये सब चीज़ें जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, श्रोताओं को बताना चाहूँगा, आने वाले समय में और बढ़ेंगी, ये कम नहीं होने वाली है। तो उस परिप्रेक्ष्य में क्या है कि एग्रीकल्चर जो ऐसा फील्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा चैलेंज है। इस बार आप देखो, जैसे मैं कल ही अपने किसानों से बात कर रहा था, उनके वहाँ पर अदरक, आपकी जितनी भी इस तरह की दलहनी फसलें हैं वो सारी ख़राब हो गई, क्योंकि रोज़ ही बारिश हो रही है, धूप निकल नहीं रही है, पानी जम रहा है, तो अब उसकी क्षतिपूर्ति होना बड़ा मुश्किल है। अभी जैसे कुछ लोग जैसे पहाड़ में आपने देखा होगा अगस्त में मटर लगा देते हैं वो लोग, इस बार मटर नहीं लग पा रहा है उनका, क्योंकि वो बारिश रुक ही नहीं रही है, तो उससे उन्हें नुकसान हो रहा है। ये अब उसके बड़ा जो चैलेंज हमारे सामने आ रहा है वो है कि जो हमारे बरसात के बाद के जो महीने हैं वो सूखे जा रहे हैं। स्पेशली जो आपकी विंटर जो है, सर्दियां जो हैं वो सूखी हुई जा रही हैं, उसमें बारिश नहीं हो रही है।
आपने देखा होगा आजकल स्वेटर भी बहुत कम पहनने की ज़रूरत पड़ती है, और जब सर्दी पड़ती है तब बहुत ज़्यादा पड़ती है। 10-12 दिन सर्दी पड़ेगी, फिर वही आपकी गर्मी आ जाती है। पहले क्या होता था, आपका सर्दी के बाद गर्मी का जो बीच सीजन होता है उसके बीच में बसंत आता था, अब वो बसंत गायब हो गया आपका। इसके अलावा जैसे बरसात और सर्दी के बीच में ऑटम सीजन होता था जिसको शरद बोलते थे, वो सीजन भी ख़त्म हो गया आजकल। अभी देखना जैसी बारिश आपकी रुकेगी अक्टूबर के महीने में गर्मी हो जाएगी। जैसे पिछले साल हमने क्या देखा, मटर की फसल इससे ख़राब हो गई हमारी, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा था तो उसमें वो डिजीज़ लग गई, बीमारी लग गई। तो इस तरह के चैलेंज जो है बढ़ते जा रहे हैं, और स्पेशली जो है आपके प्राकृतिक स्रोत जो हैं, जिनको मतलब धारा नौला बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं, वो सूख रहे हैं वहाँ पर जो है। अब सूखने के पीछे कारण क्या है? पहले क्या होता था, रिमझिम बारिश होती थी, सारे का सारा पानी जो है ज़मीन में जाता था। अब क्या हो रहा है, तेज़ बारिश होती है, पानी बह के चला जाता है नीचे। और दूसरा कारण क्या हो रहा है कि जो माइग्रेशन की बात आपने की, तो उसकी वजह से लोग खेतों को मतलब खाली छोड़ रहे हैं, बंजर छोड़ रहे हैं, तो वो ज़मीन जो आपकी सख्त हो जाती है, तो जितना पानी उसके अंदर जाना चाहिए था तो वो आपका जो नहीं जा पा रहा, पानी बह के जा रहा है वो, तो उसकी वजह से जो है स्रोत भी आपके सूख रहे हैं। जब स्रोत सूख रहे हैं तो आपको सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है, और इसकी वजह से ये जो है बरानी खेती, जो आपको उखड़ खेती बोलते हैं, जैसे मैं सही कर रहा हूँ अगर तो ये जो है बढ़ती जा रही हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज तो माइग्रेशन का है ही है। बिल्कुल। तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या है कि अभी जो हिल एग्रीकल्चर है, जो पहाड़ी खेती है, वो बड़े ही ट्रांसफॉर्मेशन से, बदलाव के दौर से गुजर रही है। अब इससे कैसे निपटा जाएगा आने वाले समय में, ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक सोच की यहाँ जरूरत पड़ेगी हमें। जैसा कि सर जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो प्रभाव हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या जैसे खेती कि अभी मटर बोने का समय है लेकिन वो आगे खिसक गया, यही हो रहा है सर? हाँ जी, हाँ। और उसका समय बदल जा रहा है। क्या कुछ इस तरह की भी कृषि है, फसलें हैं जो जलवायु परिवर्तन का सामना कर सके? हाँ बिल्कुल है। जिसमें जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, जैसे दलहनें हैं, ये बहुत सेंसिटिव हैं इस मामले में, लेकिन वो हमारे पोषक तत्व की जो गुणवत्ता है उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपका जैसे मोस्टली जो जनता है वो वेजिटेरियन है, तो वो उनको तो आपको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, उनको तो इसी से मिलेगा, दलहनों से। और दलहनें क्लाइमेट चेंज के लिए, जो जलवायु परिवर्तन के लिए बड़ी मतलब वो है कि उनको दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो वो अपना टाइम बदल देती हैं। उस पर फूल आए हैं तो फूल गिर जाते हैं अगर बारिश हो जाए तो, और अगर उसके फलियाँ बनी हुई हैं और उसके ऊपर ओले पड़ जाए तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो कुछ फसलें इसमें मैं यही कहूँगा कि हॉर्टिकल्चर जो है ये इसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंट हो सकता है जलवायु परिवर्तन की बात करें। सबसे बड़ी बात है, जलवायु परिवर्तन से अगर निपटना है हमने, तो हमें ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आप जब चाहे खेत के अंदर पानी लगा सकते हो। पानी का मैनेजमेंट कर लिया अगर आपने, तो मैं आपको बताऊँ, किसान बाकी काम तो सारा खुद ही कर लेगा। आप एक चीज़ को, जैसे आप तो गाँवों में घूमते रहते हैं, आप देखना जिस गाँव में पानी है वहाँ कितना माइग्रेशन हुआ, और जिस गांव में पानी नहीं है और वहाँ कितना माइग्रेशन हुआ। और जहाँ पर पानी है और वो लोग अच्छे से जैसे बागवानी करते हैं, आपका जैसे फूल गोभी लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, तो वहाँ कितना जंगली जानवरों का प्रकोप है। बिल्कुल सही। ये चीज़ आप अपने लेवल पे ज़रा पता करके हमें ही बताइएगा कि हम लोग इसको देखें कि वाकई में माइग्रेशन के कारण क्या हैं ये वाले। अच्छा सर, जैसे कि कृषि आधारित आजीविका, अब कृषि तो रही नहीं है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, समय पर बारिश नहीं हो पा रही है। मैं गांव में गया तो वहाँ मैंने पूछा तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन शब्द से लोग ज़्यादा परिचित नहीं हैं। उनको केवल इतना पता है कि मेरे खेत में जब पानी की ज़रूरत है तब बरसात नहीं हो रही है। मैं रेनफेड एरिया की बात कर रहा हूँ। अब उसमें क्या अल्टरनेट हो सकते हैं सर लाइवलीहुड के लिए, क्या विकल्प चुने? कृषि आधारित तो अब बहुत कम हो गया है, तो क्या विकल्प चुने सर पहाड़ में? जैसे मैं हर अपनी मीटिंग में कहता हूँ कि हिल्स का मतलब एच से हॉर्टिकल्चर है। जी सर। अगर हॉर्टिकल्चर को जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो है सस्टेनेबिलिटी, जिसको कहते हैं टिकाऊ खेती, आपको उसको मार्केट से लिंक करना है। जैसे मैं देखता हूँ गांव के जो युवा लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा। अगर वो पूरे गाँव के जितने प्रोडक्ट हैं उनके, चाहे वो आपके जैसे बात कर रहे थे हल्दी, अगर हल्दी को ही लेके जैविक हल्दी के नाम से अपने ब्रांड बनाएं, उसको आप शहर में लेके आएँ और उसको उपभोक्ताओं को दें, तो मेरे ख्याल से मुंह मांगा जो दाम भी लोग देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है। सर। जैसे दूध की बात करते हैं, ऑर्गेनिक दूध की बात हर जगह हो रही है आजकल। आप जैसे पहाड़ी गाय का दूध तो मिलता ही नहीं है कहीं भी। आप उस तरह के जो प्रोडक्ट हैं उनको मतलब मार्केट से लिंक करना है आपने। किसानी भी करें। देखो, जब तक किसान का विक्रेता नहीं बनेगा तब तक उस किसान का भला तो नहीं हो सकता। ये तो कहने की बात
बिल्कुल सच है। पर एग्रीकल्चर का जैसे कि प्राकृतिक खेती में बदलाव की बात लोग कर रहे हैं कि जैविक खेती से प्राकृतिक खेती पर आ रहे हैं, पर प्राकृतिक खेती पूरी तरह से पशुपालन पर निर्भर करती है, पर पशु तो लोग पाल नहीं रहे हैं सर। तो कहा जाता है कि जिसके पास पशु नहीं है वो किसान नहीं हो सकता। हाँ, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें एक होता है, हमारे रिसर्च में बोलता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। जी सर। जिसमें क्या होता है कि आपके सारे कंपोनेंट होते हैं, आपको उसमें पशु भी रखने हैं, उसमें आपको फसल भी लगानी है, उसमें आपको मार्केटिंग भी करनी है, उसमें आपको मुर्गियां भी पालनी है, उसमें आपको दूसरे जो भी कंपोनेंट रहते हैं उसके अंदर वो भी करने हैं। उसमें क्या होता है कि एक का जो बायो प्रोडक्ट है, मतलब जैसे भूसा है गेहूं का, वो पशु ने खाया, पशुओं का गोबर फिर से वापस रिसाइकिल हुआ, तो ऐसे करके आपकी इकोनॉमी उसमें चलेगी। तो वही मॉडल जो है पहाड़ में सक्सेसफुल होगा, उस पर रिसर्च चल भी रही है, छोटे छोटे मॉडल बन रहे हैं ऐसे। अगर किसी के पास 5 बीघा ज़मीन है तो उसको कैसा वो मॉडल बना के दिया जाए, 10 बीघे वाले को कैसा बना के दिया जाए, और उसको फिर हम लिंक कर देते हैं मार्केट से। जैसे आपने सुना हो जाएगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO। जी सर। तो FPO से आपने लिंक कर दिया उसको, स्वयं सहायता समूह बनाती हैं महिलाएं, आपने उससे लिंक कर दिया उसको। तो इस तरह से ये सारे का सारा आपका सिस्टम चलेगा। बहुत अच्छी बात की तरफ आपने ध्यान दिलाया कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जो सीमांत किसान है जिनके पास 2 बीघा ज़मीन है, मैं ऐसे किसानों से मिला हूँ सर। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग ये मुझे लगता है कि किसानों की जो आर्थिक तरक्की है उसमें बहुत सहायक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये लिंक्ड है। बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और बागवानी, ये सब एक दूसरे से लिंक करता है सर। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र में मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या खास प्रयास होने चाहिए? जैसे कि आपने बताया कि जलवायु परिवर्तन से मिट्टी की सेहत पर भी असर पड़ रहा है, तो क्या प्रयास किए जाने चाहिए सर? सबसे बड़ा प्रयास तो यही है कि जो आपकी मिट्टी बह के जा रही है, आपने उसको बांध के रखना है। खेत की मिट्टी खेत में रहे, खेत का पानी खेत में रहे। उसके लिए जो भी हमारे संस्थान की जो तकनीकें हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ये एग्रो जियो टेक्सटाइल है, सुरक्षित खेती है, आपका वेजिटेटिव बैरियर्स हैं जिसको घासबंद भी बोलते हैं, तो वो सब करके आपने मिट्टी को पहले रोक के रखना है। फिर उस मिट्टी की सेहत को आपने बनाने के लिए, जैसे मैंने बोला, उसमें दलहन वाली फसलों को आपने इंक्लूड करना है। उसके अलावा फिर आपने घर का जो गोबर है, जैसे गोबर की बात हम करते हैं तो ये नहीं कह सकते कि वो गोबर की खाद है ही है। जैसे मैं अपने किसानों को बताता हूँ ये बात कि आपने ओपन में, जैसे ना खुले में आप गोबर की खाद बनाते हो, अब गोबर की खाद जब खुले में आप बनाते हो तो उसके अंदर दुनिया भर के उसमें कीड़े मकोड़े जो है ना वो अपने अंडे दे देते हैं। जैसे मैं जब अल्मोड़ा में मैंने जॉब किया है, इसमें VP केस में भी, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में, तो उनकी एक टेक्नोलॉजी है, वो ये कहते हैं खुले में आप गोबर को आप जो है मत रखो, आप उसको मतलब उसके शेड बना के उसमें रखो। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे गुबरेला एक होता है, कीड़ा होता है, रात को आपने देखा होगा वो लाइट पे आता है। जी सर। वो अपने अंडे खुले गोबर में दे देता है। फिर वो जब गोबर आपका जो है ना, वो हम कहते हैं कि ये गोबर की खाद है, लेकिन गोबर की खाद का मतलब ये होता है कि जब आप हाथ में उसको पकड़े तो मतलब चाय पत्ती की तरह लगे, वो आपके हाथों में चिपके नहीं, और बिल्कुल भुरभुरा होना चाहिए और एकदम काला, तो वो गोबर की खाद है। फिर अगर आपने उसको जाके खेत में डालते हो तो मैं जो बता रहा था, अंडे जो छोटे छोटे उनसे वो निकलते हैं लट, सफ़ेद लट बोलते हैं, इसको कुरमला भी बोलते हैं आपके यहाँ पर। तो वो आपके उसको जड़ों को खाना शुरू करता है और नुकसान पहुँचाता है। अब ये चीज़ हमारे किसानों को पता नहीं होती है, तो वो गोबर को खुले में जो खाद ना बनाएं, उसको जो है अपना ढक के, जैसे आपके पास अगर 2 गाय है तो आप 2 1-1 मीटर के खड्डे खोद लो गहरे, एक खड्डा जब भर जाए आप उसको बंद कर दो, उसको ऊपर से लीप दो, और फिर जब 40-50 दिन बाद ये जब गोबर की खाद तैयार हो जाए तो आपने दूसरे का इस्तेमाल करना है। मतलब ऐसे करके उसकी खाद बनानी, ओपन में नहीं रखना। तो इसको बोलते हैं उपजाऊ भूमि का जो प्रबंधन है। इसके अलावा मैं ये नहीं कहता कि कभी भी आप फर्टिलाइज़र मत इस्तेमाल करो, ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से नुकसान है। अगर आप उसकी एक सही जो डोज होती है, जो मात्रा है वो डालते हो, सही समय पे डालते हो, और सही आपको जो खाद है वो जो स्रोत है उसको डालते हो, तो कोई नुकसान नहीं है इस चीज़ से। आपको मैं बताऊं, जो हमारी फूड सिक्योरिटी है वो सिर्फ फर्टिलाइज़र की वजह से ही चल रही है। तो 100% जैविक नहीं पॉसिबल, 100% आपका प्राकृतिक खेती नहीं पॉसिबल, 100% आपका केमिकल जो खेती वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको इसमें भी इंटीग्रेटेड सिस्टम लाना है। गोबर की खाद भी डालनी है, केंचुए की खाद भी डालनी है, इसके अलावा आपको यूरिया भी इस्तेमाल करना है, DAP भी इस्तेमाल करना है, पर सबको एक तरह से संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करना है। मृदा स्वास्थ्य की जैसे आप बात कर रहे थे, उसमें मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारी हमारे किसान बहनों को स्पेशली देना चाहूँगा। जैसे आप लोग क्या करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, गोबर की खाद तैयार करते हैं, उसके बाद में जैसे गेहूँ की फसल कट जाती है तो आपने गोबर की खाद को इकट्ठा किया, टोकरी में भरा और जाके खेतों में डाल देते हैं। वो खाद क्या उस समय पर जब मई जून के महीने में इतनी गर्मी होती है, आप उसको
खुले में छोड़ देते हैं, ढेरी बना बना के रख देते हैं ना, देखा होगा आपने। जी सर। तो इस प्रक्रिया से क्या नुकसान होता है, एक तो जो मैंने बताया था वो जो कीड़े हैं, जो गुबरेले हैं, उसके वो आके उसमें अंडे दे देते हैं। दूसरा, जो खेत की जो यूरिया है, जो आपकी जो मतलब गोबर की खाद की यूरिया जो है, नाइट्रोजन बोलते हैं उसको, जो उसकी ताकत है वो हवा में उड़ जाती है, वो वाष्पीकरण से उड़ जाती है। क्योंकि जो है ना ये खाद जो होती है, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस हिसाब से ये वातावरण में मिक्स हो जाती है। एक तो उससे वातावरण ख़राब होता है, दूसरा आपने जो पूरे साल की जो मेहनत की है वो आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। करना क्या है आपने, थोड़ा सा प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता कि भाई आपको इतनी गोबर की खाद जिस समय फसल लगानी है, जब बुआई करनी है, उसी समय आपने 1-2 दिन पहले खेत के अंदर मिक्स कर देना है। तो वो क्या होता है, जितनी गोबर की खाद की ताकत है वो आपकी मिट्टी में मिल जाती है। तो इतना सा ध्यान रखना है हमने कि जो आपकी मई जून की गर्मी के महीने हैं उसमें गोबर की खाद को ओपन में या खुले में नहीं डालना है। उसको उसी समय पे जब आपने बुआई करनी है उसको तुरंत खेत में मिलाना है गोबर की खाद को, और उसमें बुआई कर देनी है। कुल मिलाकर सर पूरी मिट्टी की सेहत की हम बात कर रहे हैं कि मिट्टी की सेहत बनी रहेगी तो फिर जो कृषि है हमारी और जो फसल है उसकी भी सेहत बनेगी और हमारी भी सेहत बनी रहेगी। हमारी भी सेहत बनी रहेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि जो गोबर की खाद है उसको किस तरह से सेहतमंद बना के रखना है, कि आपने बताया कि वो गुबरेला है उसमें अंडे दे देता है, वो नुकसान पहुंचाता है, पौधों की जड़ों को खराब कर देता है। जब भी आप स्टूडेंट रहे होंगे तो आपने पिताजी से सीखा है, दादाजी से सीखा है, और भी जो बुजुर्ग किसान हैं जो लंबे समय से खेती कर रहे हैं उनसे सीखा है। ये एक इंडिजीनियस नॉलेज है। अब आप साइंटिस्ट हैं, किसानों से मिलते हैं, तो कितना अंतर महसूस करते हैं और क्या सलाह देना चाहेंगे सर? अंतर काफ़ी आ गया है। जैसे आप देखें, पहले जैसे मेरे बचपन के समय में ये होता था कि भाई ज़्यादा मतलब गोबर की खाद वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, थोड़ा बहुत यूरिया का तब चलन शुरू हुआ था, डीएपी मार्केट में नई नई आई थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा कि फिर गोबर की खाद धीरे धीरे कम होती चली गई, मैं प्लेन्स की बात कर रहा हूँ, मैं प्लेन्स का रहने वाला हूँ, तो उसके बाद में अंधाधुंध मतलब जितना वो बोलते रहे, जितना ज़्यादा हम केमिकल फर्टिलाइज़र डालेंगे, उर्वरक डालेंगे, उतनी ज़्यादा पैदावार होगी ये। तो क्या होता था कि उसकी वजह से हमारी मिट्टी की सेहत बिगड़ती चली गई। जैसे क्या होता है कि यूरिया में सिर्फ एक ही तत्व होता है, नाइट्रोजन। डीएपी में क्या होता है कि 2 होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। पोटेशियम जो क्लोराइड, उसमें एक पोटेशियम ही होता है। और ये क्या होता है कि जब आप सिंपली, जो किसान हमारे यूरिया डालते हैं, उनको क्या है, फर्टिलाइजर का मतलब, उर्वरक का मतलब यूरिया। तो यूरिया डालने से क्या होता है, जैसे आप सिंपली अगर कार्बोहाइड्रेट ही खाते रहोगे, प्रोटीन नहीं खाओगे, वसा नहीं खाओगे, फैट नहीं खाओगे, तो आपकी भी सेहत खराब हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो उसी तरह से जो मिट्टी की सेहत भी हमारी ख़राब होती चली गई, मिट्टी सख्त हो गई। अभी मैं कल परसों किसान से बात कर रहा था, वो ये कहता है अगर किसी खेत में एक बार आपने यूरिया डाल दिया ना, तो फिर वो यूरिया ही मांगती है वो। तो उसकी बात में मुझे बहुत आईटी के था उसका एक ही, लेकिन फिर मैंने जब सोचा तो वाकई बात सही है। तो क्योंकि मिट्टी आपकी कॉम्पैक्ट हो जाती है, उसकी दूसरे तत्वों की कमी हो जाती है। क्योंकि यूरिया डालने से क्या होता है, पौधे की वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। तो वो पौधा क्या करता है, जितने मिट्टी के जो बाकी 16 के 16 तत्व जो है उनको भी खींच लेता है वो, तो आपकी मिट्टी के तत्व कम हो जाते हैं। और जो गोबर की खाद है उसके अंदर आपके सारे के सारे बैलेंस है, मतलब पूरी की पूरी आपकी रेडीमेड मतलब थाली सजा के आपको प्रकृति ने दी हुई है। उसमें जीवाश्म पदार्थ भी है, उसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, सूक्ष्म पोषक तत्व, जिंक वगैरह सब कुछ है उसके अंदर, और मिट्टी को बांध के भी रखती है वो। तो इस तरह का जो परिवर्तन आया, उसमें ज़्यादा उन्होंने केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए, तब उनको भी लगने लगा कि कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी की सेहत ख़राब हो रही है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि पहाड़ों की मिट्टी की सेहत अभी भी अच्छी है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि वो गोबर का और जितने भी आपके जो गोठ के नीचे डालते हैं, जो लीटर बोलते हैं हम उसको, एनिमल लीटर, जो नीचे आप पत्तल बिछाते हो, उसके अंदर फिर गौमूत्र भी जाता है, वो सारे का सारा फिर खेत में पहुँच जाता है। और इतनी मोटी लेयर डालते हैं, मैंने देखा है उसमें। तो उसकी वजह से पहाड़ों की जो मिट्टी अभी भी बहुत अच्छी है। लेकिन अब मैंने देखा है कि जैसे अब घर में कम लोग बचे हैं, तो कौन गोबर की खाद बनाएगा, कौन क्या करेगा, तो बाज़ार से जाओ, यूरिया के कट्टे लाओ, डाल दो। तो अब यहाँ किसानों को जागरूक करने की ज़रूरत है हमें। देखिए, पहाड़ में सर जो रेनफेड एरिया है वहाँ कहा जाता है कि यूरिया कम इस्तेमाल होता है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। तो जब आप किसानों के बीच में जाते हैं तो क्या सर देखने को और सुनने को मिलता है सर? ज़्यादातर किसान मैंने देखा यूरिया कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब चलन बढ़ने लग गया है। क्योंकि जैसे ना आपने नई नई फसलें लगानी शुरू कर दी है, टमाटर लगा रहे हो, गोभी लगा रहे हो, ये सब लगा रहे हो, तो उसके अंदर जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी फसल होगी, जितनी ज़्यादा आप सिंचाई दोगे, ज़्यादा अच्छी फसल होगी, तो उतनी ज़्यादा आपके पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें ज़्यादा लोग डाल रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि एक बैलेंस बना के रखो। अभी तक ठीक है, इतनी गहरी समस्या अभी तक इस मामले में तो नहीं आई है पहाड़ों में। जी सर। तो ये ठीक है अभी तक की जो है। तो मिट्टी की जांच का कौन सा
तरीका है कि हम मिट्टी को लैब में पहुंचाने से पहले ही उसकी जांच कर लें, तो किसान ऐसा कौन सा तरीका अपनाते हैं सर? जैसे वैसे तो सारी चीज़ें ये पॉसिबल नहीं है कि आप लैब में पहुंचाने से पहले ही चेक कर लो, उसके लिए भी छोटी छोटी किट आती हैं जो उपलब्ध नहीं है। लेकिन मिट्टी की जांच कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि जो किसानों को प्रॉब्लम आए। सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि मिट्टी जो आपके खेत की है उसमें कितने पोषक तत्व हैं। कई बार जैसे मैंने देखा है कि आपकी मिट्टी में आपका नाइट्रोजन जो है, ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप यूरिया का इस्तेमाल करते हो। तो इसमें करना क्या है आपको, इसमें जैसे मई जून का महीना जो होता है, जब आपने गेहूं की फसल को काट लिया उसके बाद में आपने मिट्टी से सैंपल लेने हैं। अभी जैसे मैं लैब का इंचार्ज भी हूं, तो मैंने देखा है कि किसानों के सैंपल इस समय पे आ रहे हैं, बरसात में या बरसात के बाद आ रहे हैं। तो वो क्या होता है कि भाई मिट्टी का सही जो इसके बारे में जानकारी नहीं पता लग पाती, क्योंकि जब गेहूँ की फसल आपकी कट जाती है तो हम ये मानते हैं कि ज़्यादातर जितने पोषक तत्व थे गेहूँ ने ले लिए। अब जो वहाँ पर मिट्टी बची है उसके आपने सैंपलिंग करनी है। अगर आपका एक नाली खेत है तो एक नाली से आपने 4-5 सैंपल ऐसे ऐसे करके एक जगह से यहाँ एक ऐसे लेना है। और उन सैंपल को लेने का एक तरीका होता है। जैसे आपने क्या करना है, उल्टा वी ऐसे बनाना, यूँ करके यूँ ऐसे एक बार ऐसे खुरपी मारी, एक बार ऐसे खुरपी मारी और इसके बीच में ऐसा वी बन गया। फिर आपने यहाँ से इसको खुरच के मिट्टी को इकट्ठा करना है। ये एक सैंपल हो गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा हो गया। हर एक जगह से आपने आधा किलो मिट्टी को एक कट्टे पे रख देना है। फिर इस सारे के सारे जो मिट्टी को आपने मिला लेना है और इसके 4 हिस्से करने हैं आपने उसमें 3 हिस्सों को हटा देना है, एक हिस्से को रखना है। फिर इस हिस्से के आपने 4 करने हैं, फिर इसको ऐसे ऐसे किया। फिर आपने ऐसा करते करते जब तक आधा किलो मिट्टी ना बच जाए आप इस प्रोसेस को करते रहेंगे। और मिट्टी को थोड़ा सा छान के उसमें से बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जो है, आपकी जो जड़ें हैं, इनको निकाल देना है। और मिट्टी का सैंपल करते समय आपको आजकल हर बच्चे के पास में स्मार्टफोन है, उससे आपने रीडिंग लेनी है। जीपीएस उसकी रीडिंग जो होती है, आपको उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड सब ले लेना है। और फिर उसमें क्या करना है, आपको उसमें लिख देना है कौन सा आपका गांव का नाम है, किसान का क्या नाम है और आपकी कौन सी जगह सैंपल लिया है, पहले कौन सी फसल होती थी, आज कौन सी फसल होती है। और उसके बाद में उस सैंपल को लाके आपने लैब में हमारे दे देना है। तो हम उसका ज़्यादा चार्ज नहीं करते। किसानों के लिए तो वैसे भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर देते हैं। तो उसमें आपका जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के हिसाब से फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें कितनी आपको यूरिया डालनी है, आपको गोबर की खाद डालनी है कि नहीं डालनी, और कौन सी फसल लगानी है, कौन सा फ्रूट का प्लांट लगाना है। तो मिट्टी की जांच आप 5 साल में कम से कम या 3 साल में एक बार जरूर कराएं। जैसे कि सर आपने अभी बड़ी शानदार जानकारी दी कि मिट्टी का सैंपल लेना किस तरह से है। 3 भाग हटा देने, 1 भाग लेना है, फिर 3 भाग हटा देने, 1 भाग लेना है। सर जैसे कि कहा जाता है कि जुताई करने से मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जुताई का जो तरीका है, क्योंकि मैंने तो अक्सर देखा है खेतों में कि वो बिल्कुल हल गड़ा कर चलते हैं, तो क्या तरीका होना चाहिए सर ताकि स्ट्रक्चर ना बदले? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, वैज्ञानिक क्वेश्चन है ये। तो मैं दाद देता हूँ कि आप इतना डीप नॉलेज रखते हैं इस चीज़ की। थैंक यू सर। क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा हम खेत में हल चलाते हैं तो हमारी मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है, मतलब उसकी जो रचना है, संरचना बोलते हैं उसको, वो ख़राब हो जाती है। आपने देखा होगा मिट्टी वही अच्छी होती है जो भुरभुरी होती है, उसमें ढेले बने रहते हैं। जो आपको जो है हल एक तो ढाल के विपरीत लगाना है हमेशा। अगर आपके खेत का ढाल ऐसे है तो आपने उसको ऐसे ढाल के विपरीत लगाना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब बरसात का पानी चलेगा तो ये ऐसे ऐसे करके आपका रुक रुक के चलेगा, तो ये अगर बह के नहीं जाएगा ये। और दूसरा क्या है कि आपको, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि बरसात के मौसम में अगर आपका पहले जो है गेहूँ कट गया है तो मक्की वगैरह जो आपने फसल लगानी है तो उसमें आप हल ना चलाएँ, आप उसको सीधी बुआई करें। आपने हल के पीछे बीज डालने और बीज को बंद कर देना है। वो आपका सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि जब आप जितना ज़्यादा हल चलाते हो उससे मिट्टी की संरचना भी ख़राब होती है। मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब आपका ट्रैक्टर चलता है या हल चलता है, उसके पीछे कितने पक्षी घूमते रहते हैं। वो क्या खाते हैं? सब लोगों को लगता है कि वो कीड़े खाते हैं, जबकि वो केंचुए खाते हैं, वो बगुले जो होते हैं हमारे। तो वो आपके जो, अगर आप हल नहीं चलाते तो वो केंचुए आपके ज़मीन में रहने थे, उन्होंने अपने अंदर अंदर मिट्टी बनाते रहना था। वो बेसिकली आपसे बिना कुछ लिए हुए आपका सारा कुछ काम करते रहते हैं। तो इस तरह से हमने प्रकृति को बचाना है। आपको, आपका जो बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, मुझे पहले बताना चाहिए था ये कि ढाल के विपरीत ही सारे खेती के कार्य करने हैं आपने, जितने भी हैं। अच्छा सर, एक और अक्सर देखा जाता है कि जो खरपतवार होती है, खरपतवार को काटा, उखाड़ा और खेत से बाहर फेंक दिया, जबकि मैंने सुना है कि खरपतवार को खेत में ही पड़े रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने ये। जैसे मैं इसमें बताता हूँ, अगर खरपतवार के बीज नहीं बने हैं, फूल आने की अवस्था में है, तो आपने उसको उखाड़ना भी नहीं है,
आपने उसको काटना है, दराती से काटना है और वहीं पर उसको बिछा देना है। तो ये आपका एक तरह की हरी खाद का काम करता है। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी ज़्यादातर ये जो खरपतवार है, आप जब पार्थेनियम की बात करते हैं, कांग्रेस ग्रास इसको बोलते हैं, गाजर घास, जी सर, इसमें भी 2.5% नाइट्रोजन होता है, जबकि किसको इसके बारे में पता नहीं है। तो अगर आपने इसको फूल आने से पहले उखाड़ दिया और खेत के अंदर मिला दिया तो एक तरह से हरी खाद का काम करता है। तो इसको बाहर नहीं फेंकना है, बाहर नहीं फेंकना और इसको उखाड़ना नहीं है आपने। उखाड़ने से क्या होता है कि मिट्टी आपकी बाहर आ जाती है, और मिट्टी आपने बाहर फेंक दी तो वो बड़ी उपजाऊ मिट्टी थी वो आपकी। अगर आपने इसको काट दिया दराती से तो जो इसकी जड़ है वो कल को मतलब डिकम्पोज हो जाएगी, गल जाएगी और वहीं पर आपकी खाद बना देगी, खाद के रूप में काम करेगी। जैसे कि सर पुआल की हम बात करते हैं, तो जैसे जंगल के सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, तो मैं अभी टिहरी के गांव है नागनी, तो वहाँ गया था। तो वहाँ पर विजय जड़धारी जी, जिनको बीज बचाओ आंदोलन का प्रेरणा स्रोत माना जाता है, उनका खेत मैंने देखा। तो कह रहे थे कि पुआल भी उन्होंने अपने खेत में ऐसी छोड़ रखी थी, ना उसको हटाया ना उसको जलाया। तो उन्होंने बताया मुझे कि 0 बजट फार्मिंग जंगल के सिद्धांत पर आधारित है। कह रहे इसमें ही मैं बीज डाल दूंगा। तो कितना सक्सेस है सर वो खेती? देखिए कई तरह के पुआल होते हैं, जैसे धान की बात कर रहे हो, मक्का का है, ये थोड़ा गलने में समय लेता है। तो इसमें भी हमने काफ़ी, जैसे हमारे ICAR की रिसर्च है, आप ना इसे पूसा डिकम्पोजर के नाम से मार्केट में छोटी छोटी वो बोतलें आती है, आपको उसमें क्या करना है, गुड़ के घोल के अंदर मिलाना है और उसकी स्प्रे कर देनी है या फिर उसको बिखेर देना है खेत में। तो उससे माइक्रोबियल एक्टिविटी इतनी जो बढ़ जाती है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको गला देते हैं। जैसे आपने देखा होगा दलहन है, आपने उसको बिछा दिया तो 2-4 दिन में वो गायब हो जाता है, वो गल जाता है। लेकिन धान प्रॉब्लम करता है, मक्का का भी प्रॉब्लम करता है। तो इस केस में या तो आप उसके ऊपर यूरिया डाल दो, पानी लगा दो तो गल जाएगा वो, नहीं तो आपको उसके अंदर डिकम्पोजर आते हैं, वो आपको डालने पड़ते हैं, उससे वो गल जाता है, जल्दी गल जाता है, नहीं तो प्रॉब्लम करता है फिर बाद में वो। सर जैसा कि पलायन की समस्या पहाड़ में लगातार बढ़ती जा रही है, और पलायन को कई बार सही भी माना जाता है कि हर व्यक्ति को तरक्की करने का अधिकार है, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। लेकिन जो पहाड़ में जो भूमि खाली हो रही है, क्लाइमेट चेंज का असर अलग से पड़ रहा है, तो क्या प्रयास किए जाने चाहिए युवाओं को जोड़कर, ताकि हमारा जो खेती है वो भी हरियाली से लगदग हो जाए और आर्थिक तरक्की का भी रास्ता खुल जाए? सर आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और बिल्कुल आज की जो परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से प्रासंगिक भी है ये। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हमारा एक किसान है, बिल्कुल युवा है, प्रवीण उसका नाम है, और वो जा सर 20-25 साल का होगा। कोविड के टाइम में वो कोविड से पहले वो देहरादून में किसी ढाबे पे काम करता था। वो कोविड के टाइम पे उसका जॉब चला गया, जो भी परिस्थितियाँ रही, उसने वापस अपने गाँव में गया, उसने वहाँ जाके सेब का बगीचा लगाया, पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किया और भी नए नए तरीके से खेती करनी उसने शुरू की। अब उसको मार्केट से भी जुड़ा है वो। तो आप उसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जब आपके पास ज़मीन है तो आप राजा हो। आने वाले समय में वही आदमी राजा है जिसके पास ज़मीन होगी। तो आप जैसे युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं को सबसे पहले ध्यान ये देना पड़ेगा कि उनके पास जो पावर क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। उनके पास सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ है। आज व्हाट्सएप चला सकते हैं, वो आपका यूट्यूब चला सकते हैं, अपना ग्रुप बना सकते हैं, मार्केट से जुड़ सकते हैं। जैसे कंज्यूमर के कांटेक्ट में रहते हैं, वो अपना ग्रुप बनाएं, कंज्यूमर से डिमांड लें और जितने भी गांव के आसपास के जो गांव हैं अपने वहाँ से प्रोडक्ट इकट्ठा करें, आएँ और उनको दे के जाएँ और मुँह मांगा दाम मिलेगा आपको। और दूसरा जो है, अगर आप खेत में वहीं जाके खेती करना चाहते हैं तो सुरक्षित खेती भी बोलते हैं उसको। जैसे आप पॉली हाउस लगाओ, पॉली मतलब टनल लगाओ, आप नए नए ऑफ सीजन की जो वेजिटेबल लगाओ, आप उसके अंदर खेती करो। जैसे मैं आपको भी एग्जांपल देता हूँ, हमने एक नया प्रयोग शुरू किया है। हमने जो है प्याज की पौध इस समय पे लगानी शुरू की है। अगस्त में आप प्याज को लगाते हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वो प्याज आपका बन के तैयार हो जाता है और मार्केट में बिकने के लिए तैयार रहता है, जिस समय वो सबसे ज़्यादा 100 रुपये 80 रुपये किलो बिकता है। नहीं तो पहले क्या होता था, हम पहाड़ के जो किसान हैं, चाहे प्लेन के भी किसान थे, वो आपका नवंबर में पौध डालते थे, उसकी अप्रैल में जाके तैयार होता था। सारे किसानों का एक साथ ही तैयार हो जाता था। मुश्किल से 10 रुपये 15 रुपये किलो बिकता था, लागत भी नहीं निकलती थी। तो ये हमने एक नया प्रयोग शुरू किया है, तो इसमें हम युवाओं को भी जोड़ रहे हैं। फिर दूसरी क्या बात है, जैसे आप स्ट्रॉबेरी की खेती करते हो, चाहे आप दूसरी कोई भी मतलब खेती, प्राकृतिक के नाम से ही पहाड़ के तो प्रोडक्ट कोई भी हों वैसे ही बिक जाते हैं वो। तो इस तरह से युवाओं को आगे आना है, युवाओं को खेती भी करनी है, युवाओं को आपकी मार्केटिंग भी करनी है और उनको अपना प्रचार भी करना है। पढ़े लिखे तो युवा है, पहाड़ में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से युवाओं को जोड़ा जा सकता है उसके। जैसे कि सर सोशल मीडिया का जिक्र आपने किया है, तो प्रवीण का आपने जिक्र किया है और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मार्केटिंग की।
अगर हम जागरूक करना है किसानों को, जैसा कि आप लगातार करते रहे हैं, किसानों के बीच जाते रहे हैं, अपडेट करते रहे हैं, तो सोशल मीडिया का कितना इस्तेमाल करते हैं सर? हम लोग सोशल मीडिया का है, हमारे भी जैसे कुछ चैनल्स को हमने सब्सक्राइब कर रखा है। आपका रेडियो केदार का भी हमें सोशल मीडिया से पता लगा था। जी। और भी जैसे हम लोग अपने चैनल भी हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के भी हैं, उनको भी हम कंटेंट देते रहते हैं, खुद भी सीखते रहते हैं। क्योंकि साइंटिस्ट क्या है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ आ गया। हमें अपडेट रहने के लिए किताबें भी पढ़नी पड़ती हैं, रिसर्च पेपर भी पढ़ने पड़ते हैं। और आजकल क्या अच्छी बातें हो गई हैं कि आपका एक अच्छा सा कंटेंट आपको अगर मिल जाता है तो एक आइडिया आ जाता है आपको उससे। बिल्कुल सर। तो इसलिए मैं सोशल मीडिया को बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट मानता हूँ। हम हर समय सोशल मीडिया को ब्लेम करते हैं गलत चीज़ों के लिए, पर इसके फ़ायदे भी बहुत हैं जी। तो सोशल मीडिया का तो आगे ज़माना बढ़ेगा ही सर, बिल्कुल। और सोशल मीडिया, क्योंकि हर कोई जब तकनीक आती है तो उसके दोनों पहलू होते हैं, खराब पहलू भी होता है और अच्छा पहलू भी होता है। तो जो सोशल मीडिया है उसने जागरूकता का प्रसार तो बहुत ज़्यादा किया है सर। आज आप और हम बैठे हुए हैं तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही जुड़कर बैठे हैं सर। अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रमनजीत सिंह जी से। आप ICAR भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून में सीनियर साइंटिस्ट हैं और एग्रो जियो टेक्सटाइल्स पर आपने रिसर्च किया है और आपने जो ढलान वाली जो कृषि है उसके संरक्षण पर भी बहुत काम किए हैं। सर, आपसे बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं ये समझ रहा हूं कि मैं पहाड़ के किसी खेत में खड़ा हुआ हूं और वहां की मिट्टी को देख रहा हूं, वहां के ढलान को देख रहा हूं और पानी को देख रहा हूं। सर, अक्सर जब भी मैं आपको देखता हूँ लैब में रहते हैं, किसानों के बीच में रहते हैं, अपने लिए समय भी निकालते हैं सर। तो जब अपने लिए समय निकालते हैं तो उस समय आप क्या करना पसंद करते हैं सर? अच्छा सवाल है राजेश जी। सबसे बड़ी बात है, वैज्ञानिक जो होते हैं कभी खाली नहीं रहते। वो उनके दिमाग में पता नहीं कितने क्वेश्चन जो हैं, उनके सवाल वो ढूंढते ही रहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं खाली समय में जैसे मैं छुट्टी के दिन घर में किचन गार्डनिंग करना पसंद करता हूं। और जो मैंने आपको बताया था ये प्याज वाला जो एक्सपेरिमेंट था, ये मैंने वैसे ही पिक किया था कि मैंने खेत में देखा कुछ कि ये ऐसे पॉसिबिलिटी है। फिर इसको मैंने खुद अपने किचन गार्डन में अप्लाई किया, 2 साल के रिजल्ट अच्छे आए। फिर मैं इसको फार्मर फील्ड पे लेके गया। तो एक तरह से जो खाली दिमाग में जो आपने किचन गार्डनिंग की या जो भी किया, उससे एक नया आइडिया भी आया आपको। बिल्कुल सर। और दूसरा क्या है कि हम लोग जैसे ना कंटिन्यूस पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं और इस तरह से हमारा जो दिमाग हमेशा चलता ही रहता है, कभी खाली तो बैठते ही नहीं हम लोग। ये मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। जैसे बीच में आई थी सोशल मीडिया की बात भी चल रही थी, हम लोग भी देखते हैं, कंटेंट भी देखते हैं। तो उसी तरह से मैं किसानों से, ये जैसे युवा किसान हैं, उनसे कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम होती हैं जो आप लोग जो है सर्च करें सोशल मीडिया के ऊपर कि हमारे इस एरिया में कैसे हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो बहुत सारी स्कीम है जिसके बारे में किसानों को पता नहीं होता है। जैसे कि ट्राइबल जो सब प्रोजेक्ट होता है, अनुसूचित जनजाति योजना है, अनुसूचित जाति योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। आपका मतलब कई सारी स्कीम ऐसी हैं गवर्नमेंट की, जैसे आपको कोई इम्प्लीमेंट लेना है तो वो भी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी पे प्रोवाइड करती है। तो सोशल मीडिया उसमें एक आपका जो है एक तरह का ब्रिज का काम कर सकता है। आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो वो सब चीज़ें भी आप वहाँ से ले सकते हैं। अभी सर एक अभियान चला था, वैज्ञानिक को खेतों तक पहुंचना था, हाँ, किसानों के बीच में विकसित कृषि संकल्प अभियान। हाँ। अभी फिर से वो शुरू होगा। और मैं अपनी गवर्नमेंट को, अपने कृषि मंत्री को वाकई बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का अभियान जो शुरू किया है। क्योंकि पहले ज़्यादातर ये था कि जो वैज्ञानिक थे, सारे के सारे वैज्ञानिक जो थे वो आपके जो किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे। तो इस अभियान में क्या हुआ कि सभी किसान जितने वैज्ञानिक थे उनको किसानों के खेतों पे जाना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, उनका समाधान करना है। अगर नहीं कर सकते तो आप किसी और से पूछ के समाधान करो, नहीं तो आपको नए नए रिसर्च के टॉपिक मिल रहे हैं। जैसे हमने इसमें कम से कम 12-13 गाँव ऐसे नए जो थे वो हमने पहुँचे वहाँ तक। तो उन गांवों के अंदर हमने समस्याओं को जाना। कई जगह जैसे ITK की बात कर रहे थे आप, जो इंडिजिनस हमारा नॉलेज अपरा जो पारंपरिक ज्ञान है जो हमारा, उससे भी हमें कई नए नए अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। क्योंकि जो वैज्ञानिक है ना, वो सिंपली अपनी बात को कहता नहीं है, वो सुनता ज़्यादा है। तो सुनने से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो नए नए आइडिया मिलते हैं, फिर उस पर हम रिसर्च करते हैं, फिर नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। तो ये अभियान अभी फिर से जो है अक्टूबर आपके 3 से 18 अक्टूबर तक शुरू होगा। आपके गांव में वैज्ञानिक आएंगे और मैं सभी किसान भाइयों से, बहनों से कहना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा आप उनसे सवाल पूछेंगे, क्या क्या स्कीम हो सकती हैं, आप हमारी कैसे सहायता कर सकते हैं। और इस समय पे जो हमारा उत्तराखंड है, चाहे आपका हिमाचल है, यहाँ पर आपदा आई हुई है, तो इस समय पे एग्रीकल्चर को हम फिर से कैसे जीवित कर सकते हैं, फिर से हम रिवाइव कर सकते हैं, तो ये समाधान वहाँ निकल सकते हैं। तो आप इन चीज़ों में ज़रूर जाएँ,
कभी ये मत सोचें कि वहाँ तो सिर्फ मतलब भाषण ही होते हैं, कुछ मिलता नहीं है। लेकिन जो वैज्ञानिक लोग बताते हैं वो भी एक तरह का प्रसाद ही होता है। आप उसको ग्रहण करें, नई नई चीज़ें सीखें। मैं ये नहीं कहता कि आप उनकी हमेशा प्रशंसा ही करें। जहाँ वैज्ञानिक गलत हैं आप उन्हें गलत कहें, ये टेक्नोलॉजी आपकी काम नहीं कर रही हमारे गाँव में, इसको नया आप नए सिरे से फिर से शुरू करें। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आने वाला अभियान भी हमारा बहुत सफल रहेगा। बहुत सही जानकारी आपने दी है कि किसानों से जब संवाद होता है तो उनकी समस्याओं को नज़दीकी से जानने का मौका मिलता है, और वैज्ञानिक भी अपनी जो अपडेट्स हैं, जो तकनीक है, वो किसानों तक पहुंचाते हैं। सर, इस बीच आप भी गए कई गाँवों में, तो क्या कुछ आपको लगा कि कुछ नया किसानों से सुनने को मिला, कुछ जानने को मिला? सर, सबसे बड़ी समस्या जो है वो पानी की समस्या है। अगर सिंचाई के लिए पानी नहीं है तो फिर आपका आगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, गाँवों में आपके जो प्राकृतिक स्रोत हैं ज़्यादातर मैंने देखा सूख गए हैं, उनको फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है, फिर से जीवित करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको चाल खाल बनाने हों, चाहे बरसात का पानी जो देखा, अगर आपने नोट किया होगा इस साल इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि अगले 2 साल तक भी अगर ये पानी हम संभाल के रखते तो काम आना था हमारे, पर ये सारा पानी बह गया है। अगर यही पहले हम एक अभियान चलाएं जून के महीने में कि सारे गांवों के अंदर चाल खाल बननी है, आपको खेतों की मेड़बंदी करनी है और आपके जितने भी पानी है उसको रोक के रखना है, तो मैं सोचता हूं कि आपदा तो कभी आने वाले समय में बहुत कम हो जाएंगी। क्योंकि जब फर्स्ट जो लाइन ऑफ डिफेंस है आपकी, वो आपका एग्रीकल्चर है। आपका जितनी बरसात का पानी है वो ज़मीन में जाएगा, पानी बहेगा नहीं, तो वो जितना पानी ज़्यादा बह के जाता है वो आपदा का रूप लेता है। तो आपने जब पहले ही पानी को रोक दिया तो आगे आने वाले समय में जो पानी ज़्यादा आनेगा, जो बारिश आएगी, वो आपके नुकसान नहीं करेगी। सर, एक सवाल अक्सर सुनने को भी मिलता है और लोगों से बातचीत भी होती है। मैं शहर में रहता हूँ और गांव में किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो मैं क्या योगदान कर सकता हूँ एक किसान के लिए अपने घर पर बैठकर, अपने क्षेत्र में रहकर? जैसे आपने जो सवाल किया कि शहरी आदमी जो है वो गाँव के आदमी के कैसे काम आ सकता है, तो सबसे पहले तो ये है कि अगर शहर का वातावरण अच्छा होगा, जैसे आप कम से कम अगर जैसे आप व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, पैदल चलते हैं, एसी का कम इस्तेमाल करते हैं, आप पानी जैसे आरओ का पानी है उसको आपने अगर पिया है, कम पिया है तो बाकी को फेंकना नहीं, उतने पानी लो जितना पीना है। तो इन सब से तो वातावरण बचता ही आपका। आप जैसे कितना आपका जो घर का जो आपका जो पानी जा रहा है बह के, जो किचन गार्डन का जो पानी है उसमें अगर जा रहा है, जैसे आपने देखा होगा अगर आप कूड़े को भी अलग अलग कर लेते हो, सेग्रीगेट करना, हाँ सेग्रीगेट कर लिया, अगर प्लास्टिक को आपने प्लास्टिक बैंक में दे दिया और जो कूड़ा उसकी कंपोस्ट बना ली, तो ज़्यादा से समस्या तो वैसे ही सॉल्व हो जानी है। क्योंकि आपका वो जो पानी है, जो गंदा पानी बह के आपके रिवर्स में जाएगा, नदियों नालों में जाएगा, वो पानी कहीं ना कहीं तो जाके सिंचाई के काम आएगा खेती में। तो वहाँ केमिकल्स जो फ्री खेती आपको करनी है तो पॉसिबल नहीं हो पाती उस केस में। तो शहरी आदमी ही है जो आपका सबसे ज़्यादा योगदान पर्यावरण को बचाने में कर सकता है, क्योंकि गाँव तो ऑलरेडी पर्यावरण को बचा ही रहे हैं, वो तो पर्यावरण के प्रहरी हैं। ज़रूरत है हमारे जो शहरी युवा हैं स्पेशली, आपको जैसे हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर भी अभियान चलता है कि अगर आप कमरे में नहीं हो तो लाइट बंद कर दो जी। क्योंकि आप लाइट बंद कर देंगे तो क्या होगा कि जितना जो बिजली बची वो किसी और के भी काम आ जाएगी। तो आपको ज़्यादा थर्मल पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा जैसे लोड नहीं पड़ेगा इन्वायरमेंट के ऊपर। तो ये आपके जो छोटे छोटे कदम है, इससे बहुत बड़ा योगदान हमारे युवा, हमारे शहरी के जो लोग हैं, अर्बन एरियाज़ के हैं, वो गाँव वालों को एक तरह से गिफ्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। ये है जैसे आप अगर उनके प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, आप अगर उनके प्रोडक्ट को बार्गेनिंग ना करें और जितना वो मांगते हैं रेट उतना ही दे दें, और आप उसके बाद उसका प्रचार प्रसार भी कर दें कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। जैसे हल्दी की बात हम कर रहे थे जब हम आए थे आपके यहाँ पर, तो वो भी एक बहुत बड़ा अपने आप में एक तरह का जो कार्य हो सकता है। तो मेरे ख्याल से शहर का आदमी जो है वो गाँव के लिए बहुत काम आ सकता है। बिल्कुल। तो दोनों के बीच में जो समन्वय होगा तो कृषि भी हमारी तरक्की करेगी और किसान आर्थिक तरक्की करेंगे तो देश हमारा आर्थिक तरक्की की ओर बढ़ेगा। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर रमनजीत सिंह जी से। आप ICAR IISWC देहरादून में सीनियर साइंटिस्ट हैं। किसानों के बीच में जाते हैं, किसानों से को अपनी तकनीक देते हैं और उनसे कुछ अपडेट लेते हैं, किसानों की समस्याओं को भी सुनते हैं। अभी सर हमें बता रहे थे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि के संरक्षण के बारे में। आपने हमें जल संरक्षण की तकनीक बताई, आपने हमें बताया कि सॉइल को जब तक हम बचाएंगे नहीं तब तक हमारी कृषि विकसित नहीं हो सकती। इसके साथ ही सर ने हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दी है जो हमारे किसान भाइयों के बड़े काम आने वाली है। तो सर आपसे रेडियो केदार के स्टूडियो में आकर बहुत सारी जानकारियाँ दी किसान भाइयों के लिए, और आपसे जो जानकारियाँ मिली हैं उससे मेरा ज्ञान भी बहुत बड़ा है। तो सर रेडियो केदार के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी।
मुझे लगता है मुझे बहुत अवार्ड मिले होंगे चाहे मिले होंगे, लेकिन आज मैं जितना अंदर से खुश हूँ मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ अगर हमारे किसानों तक, स्टूडेंट तक पहुँच रही है तो उसका माध्यम आप हैं। नहीं सर, और मैं चाहूँगा कि आपका रेडियो केदार बहुत ग्रोथ करे, प्रोग्रेस करे। और मैं अपने किसान भाई बहनों से भी कहना चाहूँगा कि हमारे इंस्टीट्यूट के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप आएँ, जितना भी, हम भी आपके वहाँ आ सकते हैं, आप हमें इनवाइट करें और हम आपकी जो भी समस्या है, चाहे पानी की समस्या है, चाहे मिट्टी की समस्या है, चाहे वो अच्छे मतलब बीज की समस्या है, वो सब हम लोग आपकी मदद करने के लिए हर समय तत्पर हैं। तो आपका धन्यवाद, किसान भाइयों का धन्यवाद, स्पेशली रेडियो केदार राजेश पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत धन्यवाद, आप आए, और क्योंकि आपने अभी युवाओं के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं कि किस तरह से आप इसमें करियर बना सकते हैं, या क्या संभावनाएं हैं, किस तरह से पढ़ाई करें, ये बहुत सारी जानकारियाँ सर आपने हमें दी है। और मैं तो चाहूँगा कि सर आप रेडियो केदार के स्टूडियो में आते रहें और इस तरह की जानकारियाँ देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।